नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं प्रदूषण की खबर के साथ। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के खराब हालात बने हुए हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट नाराज है और सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को ही आड़े हाथों लिया और कहा कि मंगलवार तक इमरजेंसी कदम उठाए जाएं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट और भी सख्त हो चला है। कोर्ट ने केंद्र से सख्त लहजे में कहा है कि वो मंगलवार को एक आपातकालीन बैठक करे। साथ ही दिल्ली और एनसीआर में केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम पर विचार करे। पंजाब और हरियाणा सरकार किसानों से एक हफ्ते के लिए पराली जलाना बंद करने का आग्रह करें। आपातकालीन बैठक में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव हों। इसके बाद रिपोर्ट अदालत में दी जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पराली जलाना मुख्य कारण नहीं है। उद्योग, बिजली, परिवहन और निर्माण असली अपराधी हैं। वहीं पराली जलाने को लेकर केंद्र के अलग अलग आंकड़ों पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रदूषण रोकने के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ये 35 से 40% है। केंद्र के हलफनामे के मुताबिक ये 4% है। दलीलों के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने इसे 10% बताया। पहले इसे 20% बताया गया था। मसला इसका नहीं है कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, अब वो तो केंद्र सरकार को समझना होगा कि वो कौन सा आंकड़ा बता रही है और किस समय का आंकड़ा बता रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आंकड़ा किस समय का है, क्योंकि किस समय, अगर पराली जिस समय जल नहीं रही थी तो उस समय का आंकड़ा अलग है भाई। किसी दिन 48% पराली का आंकड़ा था, किसी दिन 40% था सफर ने जो जारी किया, किसी दिन 26% जारी किया। तो वो तो आंकड़े सफर के ही हैं, दोनों केंद्र सरकार के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया है कि इस मामले पर वो राजनीति नहीं चाहता। बुधवार को एक बार फिर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इतना तक कह दिया कि अगर पराली जलाना मुख्य कारण नहीं है तो फिर इतनी हाय तौबा क्यों हो रही थी। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद सरकार को ठोस कदम उठाने ही होंगे। नई दिल्ली से शरद शर्मा और हिमांशु शेखर मिश्रा के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। आज से लगभग 108 साल पहले काशी से मां अन्नपूर्णा की एक मूर्ति कनाडा चली गई थी। कनाडा में मैकेंजी म्यूजियम में उसको रखा गया था और वहां से उसको भारत लाने की कवायद चल रही थी। वो कवायद पूरी हो गई है। मूर्ति अब जो है भारत में आ गई है। काशी में अब जो बाबा विश्वनाथ का नया प्रांगण बन रहा है, वहां पर इस मूर्ति को स्थापित करने के लिए बीजेपी ने एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया और इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को स्थापित किया। काशी विश्वनाथ मंदिर के मेन गेट के बाहर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति के स्वागत के लिए बज रहा शिव का डमरू। पंचांग पूजन सर्वप्रथम संपन्न हुआ है। पंचांग पूजन के बाद यह भगवती का आगमन जैसे ही हो रहा है, उनका पंचामृत से पंचगव्य प्राशन करके, पंचामृत से अभिषेक करके और कलश में जो मंत्रों से अभिमंत्रित जल है उससे उनका मार्जन करके, अभिषेक करके, फिर उनका सविधि श्रृंगार साज सज्जा करके और उनको प्रतिष्ठित कर दिया जाए। विश्वनाथ मंदिर पहुंचने के लिए इस मूर्ति ने लंबी यात्रा तय की। 108 वर्ष तक कनाडा में रही। उसके बाद जब भारत आई तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों से गुजरते हुए रविवार की देर रात बनारस पहुंची। कई दिनों से मंथन करते हुए काशी विद्वत परिषद मंथन कर रहा था कि किस कोण में किया जाए। तो चूंकि ये सात्विक देवी हैं, इनको बाबा विश्वनाथ धाम के गर्भगृह से ईशान कोण में रानी भवानी मंदिर के सामने इनको स्थापित किया गया है। आज से मंदिर में ही माता अन्नपूर्णा विराजमान होंगी और इनका दर्शन पूजन करके भक्तजन अपने को सौभाग्यशाली समझेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मूर्ति कनाडा के मैकेंजी आर्ट गैलरी यूनिवर्सिटी में थी, जिसे 2019 में भारतीय मूल की आर्टिस्ट दिव्या मेहरा ने देखा था। उन्होंने पता लगाया कि ये वही भारतीय मूर्ति है जो कि वर्ष 1913 में वाराणसी के घाट से चोरी हो गई थी। इसे 18वीं सदी की मूर्ति मानी जा रही है और ये चुनार के बलुआ पत्थर से बनी है। मूर्ति के एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में चम्मच है। उत्तर प्रदेश के चुनावी वर्ष में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए बीजेपी की उत्तर प्रदेश के 19 जिलों की भव्य शोभा यात्रा को लेकर कई लोग अलग अलग तरीके से राजनीतिक मायने निकालने लगे हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इस तरह की यात्रा हमेशा से सत्ता के लिए बीजेपी को
मजबूत ताकत जो देते रहे हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। सांप्रदायिक हिंसा की रिपोर्टिंग कर रही जिन 2 महिला पत्रकारों को त्रिपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनको जमानत मिल गई है। दोनों पत्रकारों के वकील पीयूष विश्वास के हवाले से एएनआई ने खबर दी है कि दोनों को 75,000 के बॉन्ड पर जमानत मिली है। अदालत ने दोनों से कहा कि वो ककराबान पुलिस स्टेशन में पेश हों, जहां मामला दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आज कर्नल विप्लव त्रिपाठी को अंतिम विदाई दी गई। इस पूरे सैन्य सम्मान के साथ ये अंतिम विदाई कर्नल त्रिपाठी को दी गई। मणिपुर में शनिवार को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में आतंकियों ने 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी को निशाना बनाया। उनके काफिले पर हमला किया गया। जिस समय ये हमला हुआ, उस वक्त कर्नल त्रिपाठी अपने परिवार के साथ लौट रहे थे। आतंकियों के इस हमले में कर्नल त्रिपाठी के अलावा उनकी पत्नी 36 वर्षीय अनुजा और 5 वर्षीय बेटे अबीर की भी मौत हो गई। इस पूरे हमले में 7 लोगों की जान गई। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कर्नाटक में चर्चा है क्रिप्टोकॉइन स्कैम की। कर्नाटक में क्रिप्टो कॉइन स्कैम की काफी चर्चा है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और बीच में फंसी है पुलिस, जो खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अटकल, कयास और चर्चा ये है कि देश की आईटी सिटी माने जाने वाली बेंगलुरु की पुलिस इस साइबर जांच के लिए तैयार नहीं थी और आरोपी ने पुलिस और एक्सपर्ट्स दोनों को बेवकूफ बना दिया। 26 साल का श्री कृष्णा उर्फ श्री की, इसने कथित बिटकॉइन घोटाले की जांच कर रही पुलिस टीम को किस तरह से बेवकूफ बनाया, वो पुलिस की इस रिलीज से ही पता चलता है, जिसमें लिखा है कि आरोपी श्री कृष्णा ने जांच अधिकारी को बिटकॉइन का एक वॉलेट दिखाया और कहा कि वो उसका वॉलेट है, जिसमें उस वक्त 31.8 बिटकॉइंस थे, जिसे पुलिस और एक्सपर्ट्स ने सही माना। कोर्ट से आदेश के बाद जब पुलिस ने अपना वॉलेट अकाउंट खोला तो पता चला कि वहां अब 186.811 बिटकॉइंस थे। हमारे विशेषज्ञों ने तब समझा कि जिस वॉलेट को पहले कृष्णा ने अपना बताया था, वो दरअसल एक्सचेंज का लाइव वॉलेट था। साफ है कि पुलिस और इसके एक्सपर्ट्स को श्रीकी ने आसानी से चकमा दे दिया। ऐसे में साइबर बारीकियों के एक्सपर्ट श्रीकी ने और कितनी बार पुलिस को बेवकूफ बनाया, यह कहना मुश्किल है। इससे मामला उलझ गया है। वहीं दूसरी तरफ तमाम कोशिशों के बावजूद हमें पुलिस की तरफ से इस मामले पर प्रतिक्रिया नहीं मिली। ये मामला सुलझने की जगह उलझता जा रहा है। सीसीबी ये मानने को तैयार नहीं है कि किसी भी तरह से श्रीकी के वॉलेट से बिटकॉइन किसी और वॉलेट में ट्रांसफर किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस सीधा निशाना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर साध रही है, जिसे सत्तारूढ़ बीजेपी खारिज कर रही है। मैं कांग्रेस को खुली चुनौती देता हूं कि वह बीजेपी के उन नेताओं का नाम ले जो इस स्थान से जुड़े हुए हैं। ये बताएं कि स्कैम कहां हुआ है, धरती पर हुआ है, आकाश में हुआ है या पाताल में हुआ है। हवा में बात ना करें। We want a transparent investigation. इस मामले की केंद्रीय एजेंसियों से निष्पक्ष जांच चाहते हैं और चाहते हैं कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज से करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट जज। फिलहाल सीसीबी जांच ड्रग्स के इर्द गिर्द है, तो वहीं ईडी और सीबीआई क्रिप्टो कॉइन स्कैम की जांच कर रही है।
बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। हिंदी की जानी मानी लेखिका मनु भंडारी नहीं रही। वो 90 साल की थी। आज दिल्ली में उनका निधन हुआ। हिंदी के संसार को मनु भंडारी ने कई यादगार कृतियां दी हैं। उनका उपन्यास आपका बंटी हिंदी में सबसे ज्यादा बिकने वाला साहित्यिक उपन्यासों में रहा। महाभोज भी काफी चर्चित हुआ। उनकी कहानी यही सच है पर बनी फिल्म रजनीगंधा हिंदी की अविस्मरणीय फिल्मों में है। वे राजेंद्र यादव की पत्नी थी। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती और निर्मल वर्मा जैसे लेखकों को उस दौर में जिन 2 महिला लेखकों ने टक्कर दी, उनमें कृष्णा सोबती के अलावा मनु भंडारी ही थी। मनु भंडारी को हमारी श्रद्धांजलि। देश प्रदेश में आज इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।